तो समझ लो कुछ गलत है। या तो ये फाइल किसी आर्काइव के कोने में धूल खाते खाते खुद को भूल चुकी थी, या फिर ये तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूं ये बात अजीब लगती है, लेकिन इस सीरीज में अजीब होना ही सबसे नॉर्मल चीज है। मेरा नाम आर्यन वर्मा है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं स्टोरी टेलर नहीं हूं। मैं डर पैदा करने के लिए अपनी आवाज नहीं बदलता। मैं सिर्फ रिकॉर्ड सुनता हूं, फाइल्स पढ़ता हूं, और जो कुछ बचा होता है उसी को बिना छुए बिना सजाए बोल देता हूं, क्योंकि इमोशन एविडेंस को कमजोर बना देता है। मैं उन केसेस पर काम करता हूं जो ऑफिशियली अनसॉल्व नहीं होते। अनसॉल्व केसेस में कम से कम एक ईमानदारी होती है। वे मान लेते हैं कि सच नहीं मिला। लेकिन जिन केसेस की मैं बात करता हूं वहां सच मिला था, बस उसे पूरा होने नहीं दिया गया। इस फाइल पर कोई हेडिंग नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं, कोई सील नहीं, सिर्फ एक लाइन। द नाइट वॉज कंप्लीटली नॉर्मल। नॉर्मल, इतनी नॉर्मल कि किसी ने डिटेल लिखने की जरूरत नहीं समझी। इतनी नॉर्मल कि उस रात को याद रखने लायक नहीं समझा गया। इस केस में ना कोई सील्ड क्राइम सीन फोटो थी, ना फोरेंसिक रिपोर्ट, ना मेडिकल समरी, ना फाइनल कंक्लूजन। बस एक एड्रेस, लाजपत नगर, दिल्ली। एक नॉर्मल सा 2 BHK रेंटेड फ्लैट, ऐसी जगह जहां रोज लोग रहते हैं और बिना किसी आवाज के गायब हो जाते हैं। मिडिल क्लास फर्नीचर, मिडिल क्लास रूटीन, सुबह अलार्म, शाम ट्रैफिक, रात डिनर। कोई हॉरर लाइटिंग नहीं, कोई सिनेमैटिक शैडो नहीं। और शायद यही बात इसे डरावना बनाती है। रात का समय था, 10:15 PM। डिनर खत्म हो चुका था, किचन साफ था, सिंक खाली था। हस्बैंड और वाइफ टीवी के सामने बैठे थे। टीवी पर क्या चल रहा था ये किसी ने नोट नहीं किया, क्योंकि कई घरों में टीवी आवाज नहीं, आदत होता है। 11:05 PM, लाइट्स ऑफ। नो आर्ग्यूमेंट, नो शाउटिंग, नो क्राइंग, नो फोन कॉल्स, नो विजिटर्स। ये डिटेल याद रखना, क्योंकि डर हमेशा शोर से नहीं आता। डर अक्सर वहां पैदा होता है जहां सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल हो। हस्बैंड का नाम था रोहित वर्मा, एज 32। प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। नंबर्स, फाइल्स, डेडलाइंस, ऐसा इंसान जिसे कोई याद नहीं रखता। वाइफ का नाम था नैना वर्मा, एज 29। फ्रीलांस इंटीरियर डिजाइनर, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, लेट नाइट कॉल्स। एक नॉर्मल मैरिज, एक नॉर्मल लाइफ। सुबह 6:40 AM रोहित उठा। बेड का एक साइड खाली था, पूरी तरह एम्प्टी नहीं, बस कोई नहीं था। पहले उसने पैनिक नहीं किया, क्योंकि सुबह के पहले कुछ मिनट इंसान खुद से झूठ बोलता है। बाथरूम ड्राई था, किचन अनटच्ड। नैना का फोन चार्जिंग पर नहीं था, और तभी उसकी नजर वॉल पर गई। वहां लिखा था एक ही सेंटेंस, बार बार, लाइन के नीचे लाइन, सेम हैंडराइटिंग, सेम प्रेशर, सेम इंक। कोई ओवरलैपिंग स्ट्रोक्स नहीं, मतलब लिखने वाला डरा नहीं था। वो सोच रहा था, आई डिडंट किल हर, आई डिडंट किल हर। और यहीं से ये केस बदल जाता है। उस सेंटेंस के बाद कोई स्क्रीम नहीं हुई, कोई कियोस नहीं फैला, बस एक लंबा असहज साइलेंस था। पुलिस ने वही किया जो पुलिस करती है। उन्होंने लॉजिक लगाया, साइकोलॉजी, ट्रॉमा, शॉक। बार बार लिखे गए सेंटेंसेस को ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहा गया। केस आगे बढ़ गया, लेकिन रिकॉर्डिंग पीछे रह गई। इंटरोगेशन रूम में एक रिकॉर्डर रखा गया था। रूटीन प्रोसीजर, प्लास्टिक टेबल, मेटल चेयर, ब्राइट व्हाइट लाइट। कोई डार्क कॉर्नर नहीं, कोई शैडो नहीं। सच कहूं तो
वो कमरा बहुत नॉर्मल था और यही बात सबसे ज्यादा गलत थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह बेसिक सवाल पूछ रहे थे, नाम, उम्र, ऑक्यूपेशन। रोहित हर सवाल का जवाब दे रहा था, बिना हेजिटेशन, बिना इमोशन। उसकी आवाज स्टेडी थी, बहुत स्टेडी। जब उससे पूछा गया, डिड यू किल योर वाइफ, उसने वही कहा, आई डिडंट किल हर। रूम में मौजूद किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया, कोई गैस्प नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इंटरोगेशन खत्म हुआ, रोहित को कस्टडी में रखा गया। नैना वर्मा ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दी गई। केस फाइल बंद नहीं हुई, बस सांस लेती रही। कई साल बाद यह फाइल मेरे सामने आई, रिजेक्टेड आर्काइव बॉक्स, बिना लेबल, बिना कैटेगरी। मैंने टेप निकाली, प्ले दबाया। पहली बार कुछ नहीं, बस नॉर्मल वॉइसेस, चेयर की हल्की आवाज, पेन की स्क्रैच, रोहित की आवाज, इंस्पेक्टर की आवाज। दूसरी बार सुनी, फिर तीसरी बार, इस बार हेडफोन्स के साथ। नॉइज फ्लोर चेक किया, गेन एडजस्ट किया, लेवल्स नॉर्मलाइज किए। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रोहित बोल रहा था, द नाइट वॉज कंप्लीटली नॉर्मल, और उसके नीचे एक दूसरी आवाज थी, बहुत हल्की, बहुत धीमी, इतनी कि अगर तुम ध्यान न दो तो मिस हो जाए, लेकिन जब सुनी तो अनहियर नहीं कर सकते। वो आवाज रोहित की नहीं थी, इंस्पेक्टर की भी नहीं। वो आवाज रिकॉर्डिंग से बाहर की लग रही थी। मैंने रिवाइंड किया, फ्रीक्वेंसी आइसोलेट की, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, और तब वो साफ सुनाई दी, बहुत पोलाइटली, बहुत कामली, जैसे कोई करेक्शन कर रहा हो। उसने कहा, यू आर लाइंग। एक पल के लिए मुझे लगा ये हेलुसिनेशन है, ब्रेन ट्रिक्स, एक्सपेक्टेशन बायस। मैंने रिकॉर्डिंग फिर चलाई, वो आवाज फिर आई, यू आर लाइंग। सेम टोन, सेम टाइमिंग। और सबसे गलत बात, इंटरोगेशन रूम में किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। इंस्पेक्टर ने नहीं, रोहित ने नहीं, क्योंकि किसी ने उसे सुना ही नहीं, सिवाय रिकॉर्डर के। मैंने टाइमलाइन चेक की, रिकॉर्डिंग डेट 2011। मैंने एज कैलकुलेट की, उस समय मैं 12 साल का था। मैं उस शहर में भी नहीं था, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं था। और फिर मैंने ऑडियो और क्लीन की, डीपर फ्रीक्वेंसीज। एक और लेयर खुली, इस बार आवाज ज्यादा क्लियर थी, ज्यादा पर्सनल। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मेरा नाम, आर्यन। मैं बोलना बंद कर देता हूं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूं। दिस रिकॉर्डिंग वॉज मेड इन 2011। I did not know these people. I was 12 years old. ये पहला इम्पॉसिबल फैक्ट था और ये आखिरी नहीं था। उस आवाज के बाद मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। शायद मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा तेज होती है। मैंने टेप को एक बार नहीं, कई बार सुना, हर बार वही सेंटेंस, यू आर लाइंग। सेम टाइमिंग, सेम टोन, सेम दूरी, कोई वेरिएशन नहीं, जैसे ये आवाज पहले से तय थी। मैंने सोचा शायद ये कोइंसिडेंस है, शायद रोहित की आवाज किसी फ्रीक्वेंसी पर स्प्लिट हो रही है, शायद मेरा दिमाग पैटर्न ढूंढ रहा है जहां कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ उस टेप पर भरोसा नहीं किया। मैंने रोहित की बाकी स्टेटमेंट्स निकाली, पुलिस रिकॉर्ड्स, रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑडियो क्लिप्स। हर जगह वही सेंटेंस था,
आई डिडंट किल हर। वो इनोसेंस नहीं कह रहा था, वो सफाई नहीं दे रहा था, वो बस एक फैक्ट बता रहा था। और हर जगह उस सेंटेंस के नीचे वही साइलेंस थी। लेकिन साइलेंस खाली नहीं थी। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इंटेरोगेशन टेप अकेले नहीं सुनी। मैंने हेडफोन्स हटाए, स्पीकर पर चलाया, वॉल्यूम बढ़ाया, कमरा बंद किया, लाइट्स ऑन रखी। कोई डार्कनेस नहीं, कोई एम्बियंस नहीं, सिर्फ साउंड और वही आवाज, यू आर लाइंग। उस मोमेंट पर मुझे रियलाइजेशन हुई, ये आवाज रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग के साथ थी। जैसे कोई तीसरा लिसनर बैठा हो। मैंने रोहित के बिहेवियर को और ध्यान से देखा। उसने कभी कहा नहीं कि नैना जिंदा है। उसने कभी कहा नहीं कि वो वापस आएगी। उसने सिर्फ यही कहा, आई डिडंट किल हर। और जब कोई इंसान एक ही बात इतनी शांति से दोहराता है तो वो डर से नहीं बोल रहा होता, वो किसी और चीज से अलाइन कर रहा होता है। मैंने इंस्पेक्टर राघव सिंह की नोट्स देखी। इनिशियल सस्पिशन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, रूटीन प्रोसीजर। लेकिन एक लाइन थी जो स्ट्राइक करती है, सब्जेक्ट डज नॉट आस्क अबाउट वाइफ। उस लाइन को किसी ने हाईलाइट नहीं किया, किसी ने फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि लॉजिक में उसकी कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैटर्न में उसकी बहुत जगह थी। मुझे ये समझ आने लगा था कि ये केस नैना के गायब होने का नहीं है, ये रोहित के डिनायल का भी नहीं है। ये केस उस आवाज का है जो डिसाइड कर रही थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। मैंने एक आखिरी बार टेप सुनी, इस बार बिना नोट लेने, बिना पॉज किए, बस सुनते हुए। और तब मुझे कुछ महसूस हुआ। जब रोहित बोल रहा था आई डिडंट किल हर, उसके बाद जो साइलेंस था वो रिप्लाई था, you're lying। जैसे कोई करेक्शन, जैसे कोई अथॉरिटी। और तभी मुझे ये डर लगा, अगर ये आवाज रोहित से बात कर रही थी तो वो सुन किसे रही थी और क्यों? उस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ थी, ये रिकॉर्डिंग पैसिव नहीं थी, ये रिएक्ट कर रही थी। और जहां रिएक्शन होता है वहां इंटेंशन भी होता है। और इंटेंशन सबसे खतरनाक चीज होती है। उस रात के बाद मैंने उस केस को क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो कभी ओपन ही नहीं था। मैंने बस एविडेंस को एक आखिरी बार पूरा सुना, बिना रोक के, बिना पॉज के। इंटरोगेशन शुरू होती है, नॉर्मल सवाल, नॉर्मल जवाब। रोहित बोलता है आई डिडंट किल हर, और उसके बाद वो साइलेंस आता है जिसे कोई साइलेंस नहीं मानता। लेकिन अब मैं उसे पहचान चुका था। वो खाली नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। और फिर यू आर लाइंग। ये सेंटेंस किसी एक्यूजेशन जैसा नहीं था। इसमें गुस्सा नहीं था, इसमें थ्रेट नहीं था, ये करेक्शन था। जैसे कोई फॉर्म भरते हुए गलती ठीक कर रहा हो। मैंने ध्यान दिया, रोहित कभी अपनी वाइफ को याद नहीं करता। वो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, जैसे वो जानता हो कि उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। और तब मुझे एक अजीब ख्याल आया, अगर ये आवाज सच और झूठ तय कर रही थी तो क्या वो घटना के बाद आई थी या वो पहले से वहां थी? इस सवाल ने पूरे केस को बदल दिया। ये मर्डर का केस नहीं था, ये डिसअपीयरेंस का भी नहीं था।
ये एक मोमेंट का केस था जहां सच पूरा होने से पहले रोक दिया गया। और तभी मुझे वो दूसरी आवाज याद आई, वो जो पहली बार बहुत बाद में सुनी गई, वो जो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं थी लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ थी। वो आवाज जो मेरा नाम लेती है, आर्यन। उस मोमेंट पर मैंने नरेशन रोक दी। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर मैंने रिकॉर्ड करना जारी रखा, क्योंकि अगर यह सच था तो रुकना सबसे खतरनाक काम होता। मैंने क्वाइटली कहा, यह रिकॉर्डिंग 2011 की है। मैं तब 12 साल का था। मैं इन लोगों को नहीं जानता था, और फिर भी यह रिकॉर्डिंग मुझे जानती थी। यही वो पल था जहां मुझे समझ आया, समस्या क्राइम में नहीं थी, समस्या सस्पेक्ट में नहीं थी, समस्या एविडेंस में थी। क्योंकि एविडेंस सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो जज कर रहा था। और जो जज करता है वो सुन भी रहा होता है। मैंने फाइल बंद की, लेबल लिखा इनकम्प्लीट। सॉल्व नहीं, अनसॉल्व नहीं, इनकम्प्लीट। क्योंकि कुछ सच पूरे नहीं किए जाते, उन्हें अधूरा छोड़ा जाता है ताकि दुनिया चलती रहे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब तुम जानते हो उस रात कुछ नहीं हुआ था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि अगली बार कुछ होगा। तुम सुन रहे थे शून्य फाइल्स, एक ऐसी सीरीज जो सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि सवालों के साथ तुम्हें अकेला छोड़ देती है। अगर ये एपिसोड तुम्हें डरावना नहीं लगा तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब तुम अभी समझे नहीं। चैनल का नाम है शून्य। यहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस रुक जाती हैं। और अगली बार जब शुरू होती हैं तो पहले से ज्यादा करीब होती हैं। एपिसोड 2 में हम ये नहीं पूछेंगे कि रिकॉर्डिंग क्या सुन सकती है। हम पूछेंगे, अगर रिकॉर्डिंग खुद बोलने लगे तो आवाज किसकी रह जाती है। एपिसोड 2, आवाज मेरी नहीं थी। कमिंग नेक्स्ट, अगर तुम सुनने की हिम्मत रखो।